हेलो। आप सबों का एक बार फिर से अपने चैनल टेस्टमेंट में स्वागत है। चलिए, तो हम लोग बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे एग्जाम्स, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, जितने भी कोर्सेस, जितने भी एग्जाम्स सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, हम सभी उनकी तैयारी हेतु अग्रसर है। चलिए, तो इसी सिलसिले में आज हम सभी शुरुआत कर रहे हैं अ न्यू टॉपिक, दैट इज मैमोग्राफी। चलिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं। इन मैमोग्राफी द ग्रिड यूजेज, देखिए, चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए मैमोग्राफी है क्या। व्हाट इज मैमोग्राफी? सो मैमोग्राफी इज द रेडियोलॉजिकल इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, है ना। ब्रेस्ट टिश्यू की इमेजिंग करते हैं हम लोग, एक्सरे इमेजिंग होते हैं बेसिकली ये, है ना। तो इसी सिलसिले में आगे सवाल हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो मैमोग्राफी में जो ग्रिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या रेशियो होती है? व्हाट इज द ग्रिड रेशियो फॉर द मैमोग्राफी? ऑप्शंस देखते हैं। अ लो रेशियो 4:1 और 5:1, हायर रेशियो 12:1 और 16:1, एवरेज रेशियो, एनी टाइप ऑफ ग्रिड कैन बी यूज्ड। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है मैमोग्राफी इज अ सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी। कैसा है ये? ये सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है ना। तो इसके लिए हम लोग जब भी लेंगे ग्रिड फैक्टर तो वो हमारा कम होगा। 12:1 ये बहुत ही हाई होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर 8:1 ग्रिड रेशियो यूज्ड अप टू 90 kV, है ना। 90 किलो वोल्ट तक जो हम लोग का इस्तेमाल होता है ग्रिड, वो 8:1 होता है। और 12:1 फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग इसको रूल आउट कर लिए, एवरेज नहीं होना है, एनी ऑफ द एनी टाइप ऑफ ग्रिड नहीं। तो लो ग्रिड रेशियो होता है। ये बेसिकली किस तरह का ग्रिड होता है? इसमें मूविंग मैमोग्राफी में mammography uses moving grid of ratio 4:1 और 5:1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following characteristic are unique to mammography cassette? निम्न में से कौन सा मैमोग्राफी कैसेट में यूनिक होता है? तो मैमोग्राफी कैसेट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। बेसिकली हम लोग पहले भी देखे हैं, डार्क रूम में भी देखे हैं, और कैसेट CR DR आगे एक एक करके हम लोग सब देखते जाएंगे। उसके भी हम लोग सेशन करेंगे, अलग अलग सेशंस करेंगे, है ना। तो देखिए, इनमें से कौन सा आपका यूनिक कैरेक्टर होता है फॉर मैमोग्राफी कैसेट? एंड द ऑप्शंस आर हैव अ सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसमें कैसा सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, हैव नो स्क्रीन, इज वेरी रफ एंड टफ। तो ये दोनों तो मेरा बिल्कुल रूल आउट हो गया, है ना। अब देखिए, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, तो मैमोग्राफी में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है? इट इज अ सिंगल इमल्सन एंड सिंगल स्क्रीन फिल्म, है ना। तो मैमोग्राफी में किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? हैव अ सिंगल इमल्सन सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये सवाल भी पूछा जाता है, किस तरह का इमल्सन इसमें होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पेशेंट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मैमोग्राफी? मैमोग्राफी के दौरान में सबसे आम तौर पे पेशेंट की डिस्कम्फर्ट का क्या वजह होता है ना। तो देखिए, जब हम लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं मैमोग्राफी में, बेसिकली जो बात करेंगे डिस्कम्फर्ट मतलब आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इसमें जो बातें करेंगे हम लोग बेसिकली कंप्रेशन पेडल लगाते हैं। वाई? फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन,
फॉर द बेटर एनाटॉमिकल विजुअलाइजेशन, टू जो ब्रेस्ट टिश्यू डेंस है उसको विजुअलाइज कराने के लिए, है ना, स्पॉट कॉम्प्रेशन देते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? तो द मेन रीजन फॉर द डिस्कम्फर्ट इन द मैमोग्राफी फॉर द पेशेंट, हाई केवीपी सेटिंग, हाई एमएएस सेटिंग, कंप्रेशन फोर्स, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो क्या आपको लगता है केवीपी हाई करने से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हाई एमएएस नहीं, हाई लॉन्ग एक्सपोजर टाइम नहीं। तो लॉन्ग एक्सपोजर करने से क्या होगा? मेरा एमएएस बढ़ेगा, है ना। तो कंप्रेशन फोर्स इज द वन ऑफ द फैक्टर विच मेक्स द पेशेंट डिस्कम्फर्ट। एक्सेसिव फोर्स ऑफ कंप्रेशन, excessive force of compression causes patient discomfort। क्यों? क्योंकि each and every person, each and every tissue has some tolerance level। जैसे ही उसकी टॉलरेंस लेवल पार होगा उसको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, आई होप इसके इमेज भी हमारे पास हो। कंप्रेशन पेडल की इमेज आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कंप्रेशन पेडल, ये देखिए आपका एक्सरे ट्यूब है, ये कंप्रेशन पेडल है, ब्रेस्ट को हम लोग इसके बीच में कंप्रेस करते हैं। इफ एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question, what is the typical SID, source to image distance in mammography? Mammography में source to image distance कितनी होनी चाहिए? And the options are 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। निम्न में से कौन सा आपका ऑप्टिमम डिस्टेंस होगा फॉर मैमोग्राफी? मैमोग्राफी में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? एनीवन फ्रॉम द सेशन फटाफट से बताइए, चलिए फटाफट से बताइए। What is the optimum distance or SID for the patient in mammography? मैमोग्राफी में कितना होना चाहिए? देखिए बेसिकली ये हमारा कितना रेंज होता है? इट वेरीज फ्रॉम 60 to 70। कितना होता है ये? 60 to 70, है ना। इससे क्या होता है? इट इनेबल्स दिस SID इनेबल्स, इससे क्या हम लोगों को मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? minimizes geometric distortion, और क्या होगा? रिडक्शन ऑफ स्कैटर, रिडक्शन ऑफ स्कैटर, है ना। सो दिस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस फॉर द इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हायर केवीपी सेटिंग? ये हम लोग पीछे भी पहले भी देखे थे, जब हम लोग रेडिएशन फिजिक्स का पार्ट कर रहे थे उस टाइम भी हम लोग ये सवाल देखे थे। अब ये चलिए मैमोग्राफी में तो हायर केवीपी हो या फिर ग्रिड हो तो जो इस्तेमाल होगी तो उसकी बात सेम है, फिजिक्स तो सेम ही रहेगा ना, मैकेनिज्म चेंज नहीं होता है। तो प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हायर केवीपी सेटिंग इन मैमोग्राफी, मैमोग्राफी में हायर केवीपी सेटिंग से इस्तेमाल करने से क्या आपका डिसएडवांटेज होगा? एंड द ऑप्शंस आर रिड्यूस्ड कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज्ड पेशेंट डोज, रिड्यूस्ड स्पेशियल रिजोल्यूशन, इंक्रीज्ड इमेज नॉइज। तो बेसिकली हमारा होता क्या है, हायर कॉन्ट्रास्ट देने से, सॉरी हायर केवीपी अगर हम देंगे, हायर केवीपी तो हमारा क्या होगा? इट रिजल्ट्स हायर पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीम, है ना, हायर पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीम। अब इससे क्या होगा? दिस रिड्यूसेस डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन। इससे क्या होगा? इट रिड्यूसेस difference in absorption. This reduces difference in the absorption between tissues
और इससे क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैमोग्राफी, निम्न में से मैमोग्राफी का टाइप कौन सा नहीं है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि मैमोग्राफी का टाइप कौन कौन सा है। तो मैमोग्राफी में सबसे पहले आपका एक होता है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, एक होता है टोमोसिंथेसिस। टोमोसिंथेसिस पता है आप लोगों को क्या होता है, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक ये दोनों तो आप लोगों को पता है। स्क्रीनिंग बेसिकली फॉर द चेकिंग फॉर द यूजुअल गो थ्रू, जो रेगुलर चेकअप के लिए होता है, और डायग्नोस्टिक हम लोग जो फॉर द डायग्नोजिंग पेशेंट के उनके पास क्या पैथोलॉजी है उसके लिए हम लोग जो करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। और टोमोसिंथेसिस, टोमोसिंथेसिस इज द, देखिए टोमोसिंथेसिस ये क्या है, 3D एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, है ना। तो बेसिकली ये तीनों हमारा क्या है, दिस थ्री ऑल आर द टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी। द क्वेश्चन इज नॉट, निम्न में से कौन सा मैमोग्राफी का टाइप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी it is the live imaging टेक्निक। ये कैसा है, ये लाइव इमेजिंग टेक्निक होता है और इट यूज टू इमेज कंटिन्यूअसली मूविंग ऑर्गन, कंटिन्यूअसली मूविंग ऑर्गन, है ना। बेसिकली पल्स फ्लोरोस्कोपी, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, अलग अलग आपको टाइप मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मैमोग्राफी ओवर फिल्म स्क्रीन मैमोग्राफी। जो हमारा कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन मैमोग्राफी है उस पर डिजिटल मैमोग्राफी की क्या एडवांटेज है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर डिजिटल होगा तो हमें क्या मिलेगा, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, हम लोग का रेजोल्यूशन जो होगा वो इनहांस हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं इस तरह कोई ऑप्शन है, लोअर कॉस्ट, फास्टर इमेज एक्विजिशन, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, हायर स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या होता है, इससे बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन हमें मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉम्प्रेशन, इसे छोड़ दीजिए। व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ किलो वोल्ट केवीपी, ये केवीपी है ना, केवीपी यूज्ड इन मैमोग्राफी। व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ केवीपी यूज्ड इन द मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में टिपिकल रेंज क्या होता है केवीपी का जो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एनीवन फ्रॉम द सेशन बताइए फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए, एनीवन फ्रॉम द सेशन कितना होता है। तो ये देखिए जैसा कि हम आप लोगों को पहले बताएं, मैमोग्राफी क्या है, इट इज द सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग। किसका इमेजिंग है ये, सॉफ्ट टिश्यू। अगर बोन्स का होता है जो हम लोग नॉर्मल एक्सरे करते हैं तो उसमें हम लोग हाई रखते हैं केवीपी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट। मान लीजिए अगर थाइज का करना है, फीमर का करना है तो अलग रखेंगे, एब्डोमेन का रखना है तो अलग करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, है ना। तो ये ब्रेस्ट के लिए बेसिकली तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, इट इज बिलो 30 केवीपी होता है। ये 35 केवीपी से हम लोग इसको नीचे रखते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो सारे आपके 35 से नीचे हैं, एक ही ऊपर है तो इसको तो पहले हम लोग रूल आउट कर दिए। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है वो कितना होता है, इट रेंजेस फ्रॉम, एनीवन फ्रॉम द सेशन, इट रेंजेस फ्रॉम 22 टू 30 केवीपी। कितना होता है ये, 22 से 30 केवीपी होता है। वाई दिस रेंज इज प्रीफर्ड, दिस रेंज इज प्रीफर्ड बिकॉज टू इंश्योर द ऑप्टिमल कॉन्ट्रास्ट, टू इंश्योर ऑप्टिमल कॉन्ट्रास्ट। ये आपका ऑप्टिमम कॉन्ट्रास्ट देगा और क्या देगा, ये ऑप्टिमल कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ बेटर इमेज क्वालिटी देगा, ऑप्टिमल इमेज क्वालिटी, है ना। और साथ ही जो ट्यूब होता है, अच्छा देखिए आप लोग को हम बताएं कि वी ऑपरेट द
मैमोग्राफी विद इन 35 केवीपी, 35 केवीपी से नीचे ही हम लोग ट्यूब को ऑपरेट करते हैं। और आप लोगों को याद होगा, इससे पहले भी आप लोगों को हम बताए थे स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन, है ना। तो क्योंकि ये 35 केवीपी से नीचे होता है, सो इट लाइज इन द स्पेस चार्ज इफेक्ट रीजन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एनोड मटेरियल इन मैमोग्राफी, निम्न में से कौन सा आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला मटेरियल नहीं है, किसके लिए, एनोड के लिए, है ना। तो बेसिकली मैमोग्राफी में हम लोग आप लोगों को पहले ही बताए थे कि मैमोग्राफी में वी यूज टारगेट और एनोड ऑफ विच मटेरियल, कौन कौन सा यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम का, रोडियम का, टंगस्टन का, है ना। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारा। तो मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, रोडियम। द क्वेश्चन इज नॉट यूज्ड, क्या है क्वेश्चन, नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन तीनों का तो इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज्ड फॉर टारगेट और एनोड, एनोड के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, बिकॉज दिस एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज फिल्टर, फिल्टर के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं इन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल फिल्टर के तौर पे किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What is the primary purpose of using a grid in mammography, फिर से सवाल आया है, ग्रिड का इस्तेमाल हम लोग मैमोग्राफी में क्यों करते हैं, प्राइमरी पर्पस हमारा क्या, मुख्यतः ग्रिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ग्रिड इज द क्या है, इट इज अ एंटी स्कैटर डिवाइस एंड बाय स्कैटरिंग द रेडिएशन इट इनहांसेस द इमेज कॉन्ट्रास्ट। आइए देखते हैं इस तरह का कोई हमारे पास ऑप्शंस है क्या। पहला ही ऑप्शन हम लोगों को मिल गया, टू इंक्रीज द इमेज कॉन्ट्रास्ट, टू रिड्यूस द पेशेंट डोज, टू इंप्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन, टू इंक्रीज ब्राइटनेस। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों को फिर से याद दिला दे, मैमोग्राफी में कितना हम लोग यूज करते हैं, ग्रिड रेशियो 4:1 और 5:1। किस तरह का ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, मूविंग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लगातार प्रयास में लगे हैं, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को हमसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी जाके आपको सक्सेस आपके पांव चूमेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव फेज फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा फेज सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले कि अलग अलग जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कौन कौन सा फेज होता है। तो फेजेस में आपका आएगा लुटियल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो किसमें नहीं आता, सॉरी, विच इज बेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा फेज आपका कौन होगा। तो ये आपका हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज। अब बोलिए ये क्यों फॉलिक्यूलर फेज होगा, लुटियल फेज क्यों नहीं होगा, ये सवाल आप कर सकते हैं ना। क्यों फॉलिक्यूलर फेज, लुटियल या ओव्यूलेटरी या मेंस्ट्रुअल फेज क्यों नहीं, है ना। तो इसका ये जवाब है कि जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, ड्यू टू लोअर ब्रेस्ट डेंसिटी, ड्यू टू दिस इज बिकॉज ड्यू टू लोअर ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी, इस फेज में ब्रेस्ट टिश्यू की डेंसिटी वो लोअर होती है ना। और इससे क्या होता है, इट मेक्स इजियर डिटेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी और एबनॉर्मलिटी, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटी और पोटेंशियल पैथोलॉजी, है ना। चलिए, तो बेसिकली ये किस में होता है, फॉलिकुलर फेज में होता है, जिसमें आपका ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो उसकी डेंसिटी लोअर हो जाती है, और इसकी वजह से ये कोई भी पोटेंशियल पैथोलॉजी या फिर एबनॉर्मलिटी को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन मैमोग्राफी कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट विल हेल्प, मैमोग्राफी में ब्रेस्ट की कंप्रेशन में
ब्रेस्ट की कंप्रेशन किन किन फैक्टर्स में हेल्प करता है? देखिए तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? इमोबिलाइज द ब्रेस्ट टू रिड्यूस मूवमेंट ब्लर, वेरी नाइस, ये होगा. स्प्रेड द ब्रेस्ट इवनली ओवर द कैसेट टू गेट यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये भी होगा. रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन, ये भी होगा. एंड द आंसर इज ऑल द एबव. फिर से हम बात करते हैं कंप्रेशन पेडल की. तो कंप्रेशन पेडल का क्या क्या काम है? तो सबसे पहला, ये आपके ब्रेस्ट टिश्यू को इमोबिलाइज करेगा, और अगर ये इमोबिलाइज कर दिया, ये स्टेबल कर दिया, ये उसको जकड़ के रख देगा, तो क्या होगा? देयर इज नो चांसेस ऑफ मूवमेंट ब्लर, किसी भी तरह का मूवमेंट ब्लर होने की चांसेस नहीं होगी. दूसरा, ये ब्रेस्ट टिश्यू को स्प्रेड कर देता है, ये एनाटॉमी को स्प्रेड कर देगा, है ना, जो थिकर है उसको थिनर बना देगा. तो इससे क्या होगा? एक यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें मिलेगा. तीसरा, ये स्कैटरिंग रेडिएशन को बचाता है ना. तो ये सारी चीजों को, ये इन सारे फैक्टर्स में ये हेल्प करता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ एमएस, नॉट मास, एमएस, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ एमएस यूज्ड इन मैमोग्राफी? मैमोग्राफी में टिपिकल रेंज क्या होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना? इन मैमोग्राफी, मैमोग्राफी में टिपिकल रेंज क्या होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? एमएएस का. एनीवन फ्रॉम द सेशन? ये बेसिकली इट रेंजेस फ्रॉम 80 टू 100, है ना, 80 से 100 तक ये बेसिकली ये इसकी रेंज होती है. इट वेरीज फ्रॉम 80 टू 100. आइए देखते हैं, इस तरह कोई ऑप्शन है हमारे पास? 80 टू 100, तो ये देखिए आपका 50 टू 70 ये नहीं होना है, 90 टू 110 ये भी नहीं, ये भी एक्सीड कर जाए, तो कौन सा होगा आपका? 70 टू 90. अच्छा, इतनी ही एमएएस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ये फिर से वही बात आ जाएगी, फॉर द ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू की ऑप्टिमम विजुअलाइजेशन हो, है ना, ब्रेस्ट टिश्यू की ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन हो, और गुड इमेज क्वालिटी, एंड गुड इमेज क्वालिटी. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. द मैग्निफिकेशन टेक्निक यूज्ड इन मैमोग्राफी इज डन फॉर, बहुत अच्छा सवाल है ये. आमतौर पे मैग्निफिकेशन टेक्निक की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैमोग्राफी में, वो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो बेसिकली ये जो मैग्निफिकेशन टेक्निक होता है, देखिए आप लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट कंप्रेशन भी एक बोलते हैं, है ना. क्या होता है ये फैक्टर? कंप्रेशन के दौरान में कंप्रेशन पेडल स्पॉट कंप्रेशन बोलते हैं इसे हम लोग. ये बेसिकली आपकी जो माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती है, किसके लिए? माइक्रो नहीं, माइक्रो, नॉट माइक्रो. ये आपका माइक्रो है, ये बड़ा हो जाएगा ना, तो माइक्रो को नहीं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड मसल्स के लिए नहीं करते हैं, है ना. अब देखिए, अगर माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ये क्या है? टाइनी कैल्सिफिकेशन which can be detected by this technique. इस टेक्निक से हम लोग टाइनी कैल्सिफिकेशन जो होता है उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. अगर इसको हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से पेशेंट को बचाया जा सकता है. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. द प्रीफर्ड पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट इन परफॉर्मिंग एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट, वाइल परफॉर्मिंग एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट,
जब पेशेंट की ब्रेस्ट एमआरआई कर रहे होते हैं तब पेशेंट की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए? तो देखिए बेसिकली जो हमारा पोजीशनिंग होता है वो कौन कौन सा होता है? सुपाइन होता है, प्रोन होता है, ऑब्लिक होता है, लैटरल होता है। तो इनमें से एमआरआई करने के दौरान में कौन सा पोजीशन को हम लोग प्रीफर करेंगे? तो बेसिकली ब्रेस्ट का जो एमआरआई होता है वो प्रोन पोजीशन में किया जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेजिनेशन ऑफ क्वाइल। जो एमआरआई का क्वाइल होता है उसमें जो डेजिनेशन होता है, आइए आप लोग को इमेज दिखाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ब्रेस्ट एमआरआई क्वाइल है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहां देखिए there are two holes in which the breast are inserted। breast को insert किया जाता है and the patient lies in the prone position। एक और इमेज मेरे पास है, देखिए this is the positioning of patient for MRI। ये MRI में पेशेंट की पोजिशनिंग है। यहाँ देखिए आपका उस होल से ब्रेस्ट को हैंग आउट कर दिया था, वो फ्री हैंगिंग होता है और उसे डिटेक्ट करते हैं आसान। वो दैट इनेबल्स अस, दैट हेल्प्स अस फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द पैथोलॉजी एंड एनी काइंड ऑफ द फाइंडिंग, है ना। चलिए तो देखते हैं सवाल क्या था। ब्रेस्ट एमआरआई के दौरान में कौन से पोजीशन में पेशेंट को हम लोग रखते हैं? सो दिस इज द आंसर इज प्रोन पोजीशन। अगला सवाल, द एवरेज एनर्जी ऑफ रे प्रीफर्ड इन द मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में एवरेज एनर्जी कितनी होती है? तो ये देखिए आप लोग को हम बताए थे कितना होता है, बिलो 35, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन को, एलिमिनेशन बेसिस पे चलते हैं। तो बी ऑप्शन मेरा देखिए कितना है, 30 to 45 kbp। ये बिल्कुल नहीं होना, दिस इज वेरी लो, नो स्पेसिफिक रेंज। ये कितना हो जाएगा आपका, 17 से 24 फॉर द ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की के सेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? दिस इज द 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए के सेल बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, के सेल बाइंडिंग एनर्जी ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल, है ना। तो ये सबका अलग अलग होता है। टंगस्टन का कितना होता है आप लोगों को याद होगा, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मॉलिब्डेनम में कितना होता है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मैमोग्राफी। निम्न में से मैमोग्राफी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। फिल्म स्क्रीन मैमोग्राफी यूजेस एक्सरे, वेरी गुड, सही है ये मेरा। सीटी मैमोग्राफी यूजेस एक्सरे, सीटी में भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। देयर आर मल्टीपल डिटेक्टर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपका मल्टीपल डिटेक्टर होते हैं एक्सरे ट्यूब का, है ना, सिटी में। जीरो मैमोग्राम यूजेस एक्सरे, जीरो मैमोग्राम में भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। द लास्ट ऑप्शन इज एमआर मैमोग्राम यूजेस एक्सरे। क्या आपको लगता है कि एमआरआई में एक्सरे का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं। एमआर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इट यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड। किसका इस्तेमाल करता है? मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। एमआर मैमोग्राम यूजेस मैग्नेटिक फील्ड। किसका इस्तेमाल करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मोस्ट कॉमन व्यू यूज्ड इन मैमोग्राफी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग इज। मैमोग्राफी में कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए कौन कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मेडियोलैटरल ऑब्लिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलओ। क्रेनियोकॉर्डल, सीसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी। बोथ, नन ऑफ द एबव। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बोथ होगा। मैमोग्राफी में दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ
CC and MLO helps to evaluate, है ना, इसकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो इवेल्युएट करने में मदद करता है। क्या करता है ये? मदद करेगा और इवेल्युएट इमेज एंड कंपेयर है ना, इवेल्युएट करने में मदद करेगा और कंपेयर करने में भी हेल्प, कंपेयर इमेजेस। साथ ही साथ क्या कराएगा? बेटर विजुअलाइजेशन। क्या होगा इसके? बेटर विजुअलाइजेशन, बेटर आइडेंटिटी, लोकलाइजिंग एनी एबनॉर्मलिटी, किसी भी एबनॉर्मलिटी को, एबनॉर्मलिटी बेटर विजुअलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। देखिए इसका इमेज होना चाहिए, इमेज दिखाते हैं आप लोगों को। क्रेनियोकॉर्डल और मीडियोलैटरल ऑब्लिक में किस तरह से पोजिशनिंग की जाती है। क्रेनियोकॉर्डल, क्रेनियोकॉर्डल कहने का मतलब क्या हुआ? अप टू डाउन्स, ऊपर से नीचे की ओर। और एमएलओ कहने का मतलब क्या हुआ? मीडियोलैटरल ऑब्लिक, मीडियल साइड से स्टार्ट होते हुए लैटरल साइड को और ऑब्लिक होगा ये हमारा इमेजिंग। सो दिस इज द ब्रेस्ट इमेजिंग ऑफ, ये किसका है? लेफ्ट क्रेनियोकॉर्डल। ये किसका आपका? लेफ्ट मीडियोलैटरल। ये कैसा इमेजिंग है? मीडियोलैटरल ऑब्लिक है। और ये कैसा? क्रेनियोकॉर्डल इमेज है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिराड्स, बिराड्स इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। बिराड्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मैमोग्राम, डक्टोग्राम, यूरेथ्रोग्राम, साइनोग्राम। साइनोग्राम क्या होता है याद है आप लोगों को? ये एक्सरे स्पेशल प्रोसीजर रेडियोग्राफी होता है। किसके लिए होता है ये? साइनस के लिए, साइनस इवोल्यूशन के लिए। यूरेथ्रोग्राम किसके लिए करते हैं? यूरेथ्रा के लिए, आईबीयू जिसे हम लोग बोलते हैं, आईबीयू होता है, सिटी में भी होता है। डक्टोग्राम ये भी बेसिकली डक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट के लिए होता है। मैमोग्राम, ये बिराड्स जो है मैमोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिराड्स स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग, बिराड्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। तो इस फुल फॉर्म से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किसके लिए करते हैं? मैमोग्राम के लिए करते हैं। इसकी ना बेसिकली ग्रेडिंग होती है। कितना से कितना होता है? इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 6। ग्रेडिंग या कैटेगरी बोल सकते हैं, ग्रेड और कैटेगरी। कितना से कितना होता है? 0 to 6, वेयर 0, 4 एंड 6, 4। 0 किसके लिए करते हैं और 6 किसके लिए करते हैं? 0 फॉर इनकम्प्लीट इवेल्युएशन, और 6 करते हैं किसके लिए? मैलिग्नेंसी, जिसको किससे कंफर्म करते हैं हम लोग? बायोप्सी से। ठीक है, बायोप्सी से इसे कंफर्म किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैमोग्राफी फिल्म्स शो ब्रेस्ट कैल्सिफाइड बेटर देन चेस्ट एक्सरे बिकॉज ऑफ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैमोग्राफी में आपका चेस्ट कैल्सिफिकेशन चेस्ट एक्सरे से बेटर दिखेगा, है ना? क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मेक अ मोर यूनिफॉर्म एक्सपोजर ऑफ द इंटायर ब्रेस्ट, reduces geometric unsharpness, reduces exposure time and scattered radiation, all the above। याद कीजिए, इससे पहले हम लोग सवाल किए उसमें देखे थे कंप्रेशन पेडल, और कंप्रेशन पेडल क्या कर रहा है? ये सारे रोल हमारा क्या निकाल? कंप्रेशन पेडल निभा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल द अबव, है ना? कंप्रेशन पेडल हेल्प्स फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डज कंप्रेशन इज यूज्ड इन मैमोग्राफी? अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं। To reduce the geometric unsharpness,
टू रिड्यूस द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस फॉर इमोबिलाइजिंग द ब्रेस्ट। ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, फॉर अ स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट इन यंग वुमेन बिलो 30 ईयर्स द प्रीफर्ड इन्वेस्टिगेशन इज। बहुत अच्छा सवाल है। 30 साल से कम उम्र की फीमेल्स में ब्रेस्ट इवैल्यूएशन के लिए निम्न में से कौन सा मोडेलिटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो एंड द ऑप्शंस आर सोनोमैमोग्राफी, टू व्यू फिल्म स्क्रीन मैमोग्राफी, डक्टोग्राफी और सिटी मैमोग्राफी। तो देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फीमेल्स जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है उनकी ब्रेस्ट टिश्यू की डेंसिटी हाई होती है। कैसा होता है? द ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी इज हाई, है ना? सॉरी। तो ब्रेस्ट टिश्यू की डेंसिटी हाई होती है तो उनमें एक्सरे का पेनिट्रेशन बेटर नहीं हो पाता, सो वी यूज सोनोमैमोग्राफी। ये कैसा हो गया? यूएसजी इमेजिंग, यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू uses using साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए जो इमेजिंग होती है ब्रेस्ट को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोमैमोग्राफी। इससे क्या होता है आपका? बेसिकली ये ब्रेस्ट टिश्यू का इंफॉर्मेशन तो देता ही देता है, एडिशनली ये भी बताएगा कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर और फ्लूइड फील्ड। अगर किसी तरह का फ्लूइड होगा तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा बेटर मिल जाएगा सोनोमैमोग्राफी में, है ना? चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के सेशन के लिए इतना ही। हम आप सबों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आपके मित्र, दोस्त, सहपाठी एक्सरे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।